हाय एवरीवन, वेलकम टू जेकेसीएससी। आज हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं प्रीलिम्स 2024 के लिए केएस के। आज हमने जून मंथ का करंट अफेयर इंटरनेशनल रिलेशन कवर करना है। हमने जुलाई और अगस्त ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम जून का करेंगे और नेक्स्ट जो है हम वो मई का करेंगे। उसके बाद जो अक्टूबर के 10 दिन का है उसका करेंगे। आपको पता है कि हम मई से लेके अक्टूबर 10 तक हम करंट अफेयर कंप्लीट कर रहे हैं। इसकी हाईलाइटेड पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी, जेके जेके सिविल स्टडी सर्कल। और रोज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि एक लेक्चर पोस्ट कर देंगे। एक सजेशन चाहिए थी। शेड्यूल आपने देख लिया है, शेड्यूल के हिसाब से एक आध दिन पीछे चल रहे हैं, ये हम कवर कर लेंगे। एक सजेशन चाहिए थी कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं कि डेली का आधे घंटे का लेक्चर, वो ठीक है या फिर एक मैराथन 2 घंटे की, 1.5 2 घंटे की मैराथन बना के पूरा कवर कर दिया जाए 4 5 महीने का सब्जेक्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें कंटेक्स्ट उसका यही था कि एक सबमिट हुई थी। तो जितना हमें प्रीलिम्स के लिए जानना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक सबमिट हुई थी ऑन द पीस इन यूक्रेन, जिसको हम पीस टू पाथ सबमिट भी कहते हैं। कहाँ हुई थी? स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। बस आपको याद रखना है कि यूक्रेन के लिए एक सबमिट हुई थी जिसको हम पीस टू पाथ पाथ टू पीस सबमिट कहते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। फ़लस्तीन वगैरह भी चल रहा है तो उसके लिए भी पूछ सकते हैं। हमें ये याद रखना है ये यूक्रेन के रिलेटेड है। नेक्स्ट इसमें बहुत सारे मेंस के पॉइंट्स थे लेकिन कुछ जो प्रीलिम पॉइंटर्स थे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कुछ मेंशन था तो उनके लिए मैंने वैल्यू एडिशन कर ली है। तो सबसे पहले जो है अफ्रीकन यूनियन का है। अफ्रीकन यूनियन जो है वो G20 में जो है उसको ऐड कर दिया गया है लास्ट ईयर। तो हम देख लेते हैं क्या है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन जो है वो 55 जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनने मिलके एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। कब बनी थी? 2002 में बनी थी। उसने क्या ज्वाइन किया है एयू ने? G20। तो G20 देखते हैं क्या है। G20 जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो है वो मिलके आती हैं। प्लस उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि इकोनॉमिक कॉपरेशन करना, इकोनॉमिक इश्यूज को किस तरीके से शेप करना है, किस तरीके से स्ट्रेंथन करना है इकोनॉमी को, ये सब जो है ये G20 इसके साथ डील करती है। तो बेसिकली G20 इज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो कितनी इसमें जो कंट्रीज हैं वो मेंबर्स हैं? तो मेंबर्स हैं इसकी 19 सॉवन स्टेट्स हैं। सॉवन स्टेट्स हैं प्लस 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है। अब वो देखते हैं कि कौन सी 19 स्टेट्स हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। और ये सारी आ गई आपकी सॉवन स्टेट्स प्लस 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कौन सी है? यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। तो इसमें अफ्रीका की कंट्रीज आती है, इसमें यूरोप की कंट्रीज आती हैं। तो 19 प्लस 2 हो गया। ये देख लिया हमने। तो इन जो ये अफ्रीकन यूनियन ने G20 ज्वाइन किया था, इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया ने इनके लिए बोला था। उसके बाद हम इसका एक मेंशन था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। तो थोड़ा सा मैं आपको वो समझा देता हूँ कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या थी, फिर इसके बारे में देखेंगे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बेसिकली 1950s के आसपास, जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था तो वर्ल्ड जो था दो हिस्सों में टूट गया था, दो ब्लॉक्स में टूट टूट गया था। एक यूएसए को जो सपोर्ट कर रहे थे और एक सोवियत यूनियन को। सोवियत यूनियन मतलब रशिया उसकी मेन कंट्री थी, प्लस और कंट्रीज थी। एक सोवियत यूनियन। तो इनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, मतलब डायरेक्ट वॉर तो नहीं हो रही थी लेकिन एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरीके से ये अगेंस्ट थे, एक दूसरे के राइवलरीज थे। तो जो दोनों ब्लॉक थे वो कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज उनको ज्वाइन करें। इसी दौरान में क्या हुआ कि कुछ डेवलपिंग कंट्रीज थी और कुछ जो कंट्रीज थी जो अभी अभी जिनको इंडिपेंडेंस मिली थी, वो ये नहीं चाहते थे कि हम किसी एक ब्लॉक में जाके अपने किसी एक ब्लॉक में जाएं, किसी को ज्वाइन करें, और वो चाहते थे कि हम न्यूट्रल रहें, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करें। तो कुछ कंट्रीज ने मिलके एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसको हम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। मतलब हम किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे, हम इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे। अगर हमें यूएसए से हेल्प चाहिए, काम करना है, उसके साथ कोई चीज़ करनी है तो हम यूएसए से बात करेंगे। तो अगर रशिया से करनी है, सोवियत यूनियन से करनी है तो सोवियत यूनियन से करेंगे, हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये 1961 में जो थी यूगोस्लोवाकिया में बेलग्रेड में बनी थी। इसके 4 इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनने बनाने में हेल्प किया था, जो इसके आर्किटेक्ट थे। पहले तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे। इजिप्टियन सॉरी यूगोस्लोवाकिया के प्रेसिडेंट जो टीटो थे। इजिप्ट के प्रेसिडेंट नासिर थे। और
गानियन प्रेसिडेंट थे नक्रुमा, इन मिलके ये बनाई थी। 120 कंट्रीज जो इसकी मेंबर्स हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स है आफ्टर यूएन। तो यूएन के बाद सबसे बड़ी बॉडी यही है जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रीज आ रही हैं। लेट्स मूव। अच्छा, एक मनामा डिक्लेरेशन है, ये चीज़ देखनी है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसराइल पैलेस्तीन का इशू चल ही रहा है। तो अरब लीग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसने ये चीज़ की, उसने प्रपोज किया है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स को जो है वो पैलेस्तीन में भेजा जाए। ठीक है, जो इसराइल ऑक्यूपाइड जो एरिया है, ऑक्यूपाइड, इनका जो ये कहना है, ऑक्यूपाइड पैलेस्तीन में पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजा जाए जब तक टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट ना हो। टू स्टेट सोल्यूशन क्या है, अब आपको इसराइल पैलेस्तीन का टॉपिक किसी और दिन डिस्कस करेंगे। और आपने सुना भी होगा कि पैलेस्टीनियन स्टेट थी, ब्रिटेन ने जो था यहाँ पे आके जो जूइस थे उनको यहाँ पे आके सेटल किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑक्यूपेशन वगैरह स्टार्ट हुई, तो जो पैलेस्टीनियन स्टेट है वो काफ़ी कम रह गई, और यही डिस्प्यूट है ओवरऑल। तो अरब नेशंस बोलते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, जिसमें जो ओरिजिनल पैलेस्तीन था, ठीक है, जिसको कुछ आई थिंक मॉनिटर पैलेस्तीन कहते हैं, उसको आप एरिया डिवाइड करके इसराइल और पैलेस्तीन की टेरिटरीज अलग करो, प्रॉपर इनको सॉवरेनिटी दे दो। ठीक है, ये चीज़ बोली गई है मनामा डिक्लेरेशन में। तो आपको याद रखना है कि मनामा डिक्लेरेशन अरब लीग में अडॉप्ट किया गया है। और ये किसकी बात करता है, ये बोलता है कि हमें पीस कीपिंग फोर्स भेजनी चाहिए ऑक्यूपाइड पैलेस्तीन में। कब तक, जब तक टू स्टेट सोल्यूशन जो इसराइल और पैलेस्तीन का है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अब अरब लीग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अरब लीग जो है 1945 में बनी थी। किस लिए बनी थी? रीजनल कॉपरेशन और डिस्प्यूट जो थे उनको सॉल्व रिजॉल्व करने के लिए। मेंबर स्टेट कौन सी हैं? तो मेंबर स्टेट इसकी जो होगी मिडिल ईस्ट, ये वाली कंट्रीज जो होती हैं, ठीक है, ये वाली जो कंट्रीज हैं, ये मिडिल ईस्ट प्लस नॉर्थ अफ्रीका। तो ये सारा मैंने आपको मैप दे दिया है, ये आप एक बार मेंबर देख लीजिएगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सिर्फ एशियन अरब में जो कंट्रीज हैं सिर्फ वो नहीं है, अफ्रीकन, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज भी इनके साथ मिली हुई हैं। ठीक है, इसमें अरब लीग मिलके बनाया हुआ है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मिनीलेटरल्स के रिलेटेड है, बेसिकली मेंस का टॉपिक है, लेकिन जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं। मिनीलेटरल्स होते क्या हैं, पहले मतलब उसका समझते हैं। तो मिनीलेटरल्स वो हो गया जब 2 से 3 4 कंट्रीज मिल के कोई ग्रुप बनाती हैं। द इनफॉर्मल एंड टारगेटेड ग्रुपिंग विद फ्यूअर कंट्रीज, यूजली 3 से 4 होती हैं, ये कंट्रीज होती हैं। जब 2 कंट्री मिलती हैं तो उनको बोलते हैं बाईलेटरल। और मल्टीलेटरल वो होगी जो मिनीलेटरल से बड़ी होगी, जिसमें मतलब बहुत सारी कंट्रीज हो जाएंगी। तो ये इसका कंटेक्स्ट क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसका नाम है स्क्वाड। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर कौन कौन से? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। बेसिकली जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, और यूएस वगैरह पार्ट है अदरवाइज भी, तो उसका मेन तो एम यही होता है कि हमें चाइना को काउंटर करना है। तो एक तो स्क्वाड अभी बना है। तो स्क्वाड से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका नाम था क्वाड। क्वाड से हम चले गए स्क्वाड में। क्वाड जो है, अब क्वाड देखते हैं क्या है, वही इसका मतलब फ्री प्रॉस्पेरस और इंक्लूसिव हमें इंडो पैसिफिक रीजन चाहिए, मतलब ऑब्वियसली काउंटर चाइना को करना है। और जो इंडो पैसिफिक एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उसमें हम यही कोशिश चाहते हैं कि ये करें कि ये एरिया जो है ये ओपन फॉर ऑल रहे। ठीक है, और चाइना की डोमिनेंस इसमें कम हो। मेंबर कौन कौन है इसमें क्वाड में? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। स्क्वाड में इंडिया नहीं है, फिलीपींस है। उसके बाद एक ऑकस था। ऑकस में उसका भी यही, जो इनके सबके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके भी यही है। तो उसमें मेंबर्स कौन है? उसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस हो गया। लेट्स मूव। अब ये I2U2 एक टॉपिक आया था, तो ये देख लेते हैं। ये भी एक ग्रुप बनाया गया है, मिडिल ईस्ट फोकस है इसका। इसमें मेंबर कौन है? I2 मतलब आई से 2 कंट्री है, इंडिया और इसराइल। U2, यू से 2 कंट्री है, यूएई और यूएसए। इसके 6 पिलर्स हैं, मतलब इस ये इनका फोकस है, यहाँ पे इनको काम करना है। वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी। अच्छा, ये हमने उस दिन भी पढ़ा था, एक दिन पहले भी पढ़ा था, सप्लाई चेन रेजिलियंस। ये वाला था इनिशिएटिव था, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। लेट्स मूव। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिया बांग्लादेश रिलेशन है।
रीज़न आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। अब इसमें मेंस हैवी है, लेकिन जो प्रीलिम स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। हमारे और बांग्लादेश के बीच में कोई एक्सरसाइज दो चलती है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, संप्रीति और मिलान, ये याद रखिएगा। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम थे, तो मैं इसमें वैल्यू ऐड करके मैंने सब लिखा है इसके बारे में, तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी ये बना कब था? 1985 में बना था। कहाँ बना था? ढाका में बना था ये। इसकी मेंबर कंट्रीज अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इसमें कुछ ऑब्जर्वर नेशंस भी हैं, वो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और यूएसए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट मुझे लगता है क्योंकि ये तो लोग पढ़ लेते हैं लेकिन ये रह जाती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मेंशन कर देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू, नेपाल में है। नेक्स्ट, बीमस्टेक, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ऑब्वियसली आप यहाँ से ये समझ गए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इन्वायरमेंट ठीक करना है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमें करने हैं, सिक्योरिटी ठीक करनी है, वही सारी कहानियाँ होती हैं। इसके आप मेंबर कंट्रीज देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि 1997 में बना था ये, कौन सी डिक्लेरेशन के थ्रू बना था? बैंकॉक डिक्लेरेशन। अब इसके हम मेंबर कंट्रीज देखते हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका। कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज भी याद रखने का एक तरीका है कि बांग्लादेश और भूटान आ गया बी से, आई से इंडिया आ गया, एम से म्यांमार आ गया, एस से श्रीलंका आ गया, टी से थाईलैंड आ गया, प्लस एक कंट्री हमारी आ जाती है नेपाल। ये याद रखिएगा। उसके बाद एक BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल इनिशिएटिव है। ठीक है, ये क्या इनिशिएटिव है? पहले तो BBIN में आपको कंट्रीज पता है, इनिशिएटिव किसके रिलेटेड है? मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है। तो हमने इसमें ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये 4 कंट्रीज हैं, इनके बीच में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाए जहाँ पे हम फ्री मूवमेंट रखें व्हीकल की, जहाँ से लोग जो है, पैसेंजर्स हैं, जो क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हो गई, या फिर जो इकोनॉमिक चीज़ों के लिए जो गाड़ियाँ मूवमेंट होती हैं, वो यहाँ पे हम फ्री और सीमलेस मूवमेंट इस पे बना सकें। अब मसला इसमें ये है कि इस टाइम बांग्लादेश इसमें सिग्नेटरी तो है, लेकिन उसने रेटिफाई नहीं किया। तो जब उसको रेटिफाई करेगा उसके बाद ये स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन, सॉरी, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन पढ़ना है नेक्स्ट जो है। 1997 में भी बना था ये, वही है रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन सा एरिया कवर करते हैं और इसकी कंट्रीज देख लीजिए। ये इसकी सारी कंट्रीज आ गई। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स, ओमान, ईरान, UAE, यमन, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोज़म्बिक, साउथ अफ्रीका और फ्रांस आ गई। ये मदागास्कर, ये हमने कल आइलैंड भी पढ़े थे। कोमोरोस आ गया और सेचलीज आ गया। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है? मॉरिशस में है इसका सेक्रेटरीट। अच्छा, अब होता क्या है कि इसकी अपेक्स बॉडी बॉडी है, उसको क्या बोलते हैं? द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, ये हर साल मिलते हैं। और ये जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ये मिलके इलेक्ट किसको करते हैं कि चेयरमैन कौन बनेगा इस एसोसिएशन का। तो ये जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, इसकी अपेक्स बॉडी है, ये इलेक्ट करते हैं चेयर, जो भी चेयरमैन बनता है, इसका चेयरपर्सन बनता है। कितनी देर के लिए बनता है? 2 साल के लिए बनता है। चलिए, इस टाइम इंडिया 25 से 27 के लिए, 23 से 25 के लिए श्रीलंका है, 25 से 27 के लिए इंडिया है। ठीक है, और इसके वही सारे एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? वही है कि हम इकोनॉमिक कॉपरेशन ठीक करनी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी अच्छा करना है, रिसर्च डेवलपमेंट करनी है, यही है। अच्छा, अखुरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जो था, ये हमने कल पढ़ा था, ये आप देख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, बांग्लादेश ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव ज्वाइन कर लिया है। बांग्लादेश ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव ज्वाइन किया था। अब ये है क्या? ऑब्वियसली इंडो पैसिफिक हम 3 दिन से यही पढ़े जा रहे हैं। तो जो इंडो पैसिफिक एरिया है, वहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि फ्री, ओपन और रूल बेस्ड जो है, फ्री, ओपन और रूल बेस्ड हमें वहाँ पे सिस्टम लाना है। वहाँ पे मतलब ऑब्वियसली चाइना की डोमिनेंस के खिलाफ हम ये चीज़ कर रहे हैं। अब ये किसने लॉन्च किया था? ये इंडिया ने लॉन्च किया था। कहाँ किया था?
ईस्ट एशिया समिट में किया था 2019 में। ईस्ट एशिया समिट में किया था। ईस्ट एशिया समिट हमने पहले भी पढ़ी थी। ईस्ट एशिया समिट जो है वो एक आसियान का इनिशिएटिव है, 2005 में स्टार्ट हुआ था। 10 इसमें आसियान की कंट्री हैं और 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं। आसियान की कंट्री ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। उसके बाद जो डायलॉग पार्टनर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स। तो टोटल 18 कंट्रीज हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा G7 है। बेसिकली G7 की 50th समिट हुई है अपोलिया, इटली में। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, बट उसको क्या कहते हैं, इनवाइट किया गया था स्पेशली। इंडिया ने वहाँ पे जो स्पीच दी उसमें एक चीज़ हमने की कि जो हमारा मिशन लाइफ है उसमें एक पेड़ माँ के नाम जो इनिशिएटिव है हमने स्टार्ट किया। कब? इन्वायरमेंटल डे 5 जून। नेक्स्ट अब G7 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वही इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, किसकी है? दुनिया की जो सबसे एडवांस कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेसीज हैं, उनकी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी ग्रुपिंग है जो हर साल मिलती है। काम इसका क्या है? वही कोऑर्डिनेट करना ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी और जितने भी ट्रांसनेशनल इश्यूज हैं, मतलब जो कंट्रीज़ के बॉर्डर के बियॉन्ड के हैं, मतलब जो हर एक को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज, कन्फ्लिक्ट। तो इनके बारे में जो है इनके कोऑर्डिनेट करके इनके साथ डील करना। तो ऑब्वियसली वही, मतलब सारी जितनी दुनिया भर की बातें होती हैं वही। कब बना था? 1975 में बना था, जब इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज आ गए थे। एनर्जी क्राइसिस हुआ था 70s में, उसकी वजह से जब जब वो आया था तो एडवांस कंट्रीज 1975 में मिल गई थी। इसका कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। प्रेसिडेंसी जो इसकी है वो रोटेट होती रहती है और वही हर साल एजेंडा इसका डिसाइड करते हैं। मेंबर कंट्रीज इसकी यूएसए, जर्मनी, कनाडा, यूके, जापान, इटली, फ्रांस है। रशिया ने भी ज्वाइन किया था 1998 में, फिर ये G8 बन गया था। फिर रशिया ने क्रीमिया को जो था वो एनेक्स कर लिया था, उसको टेक ओवर कर लिया था। तो इसीलिए G7 से उसको 2014 में निकाल दिया गया। जो यूरोपियन यूनियन है उसका कोई मेंबर तो नहीं है G7 का, लेकिन वो हर साल उसको अटेंड करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 40% जो ग्लोबल इकॉनमी है वो इन्हीं 7 कंट्रीज़ में कंसंट्रेटेड है और 10% पॉपुलेशन दुनिया की है। 25% जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन होता है वो यही करते हैं। कुछ अचीवमेंट्स में इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2002 में इन्हें एक ग्लोबल फंड टू फाइट मलेरिया एंड एड्स जो था इन्हें स्टार्ट किया था। 2009 में द लकेला फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव AFSI स्टार्ट किया था माल न्यूट्रिशन के खिलाफ। उसके बाद 2021 में इनने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये कोविड के दौरान स्टार्ट किया था इनने, जिसमें इनने बोला था। और दूसरा वाला जो था पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो दोनों में एक ही चीज़ बोली गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, पैसे देंगे, किनको देने, डेवलपिंग और लोअर इनकम कंट्रीज़ में हम इन्वेस्ट करेंगे, जो भी गैप्स होंगे वो फुलफिल किए जाएंगे। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना था, लेकिन ये जो चाइना थे उसके खिलाफ था, क्योंकि चाइना एग्रेसिवली BRI जो हमने पहले पढ़ा था उसमें इन्वेस्ट कर रहा था। तो G7 कंट्रीज़ ने मिलकर बोला कि हम भी जो है इन्वेस्ट करेंगे इन कंट्रीज़ में, लोअर डेवलपिंग और लोअर इनकम कंट्रीज़ में। तो ये कुछ नहीं है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो होगा और पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए ही दो इन्हें इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे। कुछ इनकी, ये तो आई थिंक स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी तक। तो ये 2 इनिशिएटिव्स हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन का था जिक्र था। तो SC हमने पढ़ लिया, G20 हमने पढ़ लिया है। उसके बाद ब्रिक्स का था, तो ब्रिक्स का पढ़ लेते हैं। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। मेंबर्स आपको पता है, पहले फाउंडर देख लेते हैं। 2009 में स्टार्ट हुआ था, रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील ने स्टार्ट किया था। उसके बाद इनको साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया। उसके बाद रिसेंटली ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और UAE जो है इसके मेंबर बन गए। पर्पज़ वही, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, हमें प्रमोट करना है पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और कोऑपरेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो इंडिया फ्रांस रिलेशन है। हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस के प्रेसिडेंट से मिले थे G7 समिट के दौरान। यहाँ 2 चीज़ों का जिक्र था, मुझे लगा ये पता होनी चाहिए आपको। बस इसका नाम जान लो, हॉरिजॉन 2047 रोड मैप, इंडिया पैसिफिक रोड मैप। ये ऑब्वियसली एक रोड मैप है, ये प्लान है हमारे कि हमने किस तरीके से आगे मूव फॉरवर्ड करना है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इंडिया और फ्रांस के रिलेटेड है ये चीज़।
दूसरा, इंडिया फ्रांस के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइजेज होती हैं, वरुणा, फ्रिंजेक्स, मतलब बायलैटरल ऑब्वियसली इन्हीं दो कंट्रियों के बीच में। और दूसरी कुछ एक्सरसाइजेज जिसमें और कंट्री भी इन्वॉल्व है लेकिन इंडिया और फ्रांस भी हैं, वो देख लीजिए, ला पेरोस और ओरिनो, ये याद रखना है। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, कृष्णा अर्थ ऑब्जर्वेटरी मिशन बना रहे हैं हम, मतलब एक सैटेलाइट छोड़ेंगे, वो ऑब्जर्व करेगी अर्थ पे स्पेक्ट्रल वगैरह हर चीज़ देखेगी कि लैंड फॉर्म्स वगैरह, मतलब अर्थ को ऑब्जर्व करेगी बेसिकली। तो इंडिया का इसरो और फ्रांस का CNES जो है, ये मिलके इस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे, FATF पे एक जिक्र आया, तो मैंने सोचा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। FATF जो है वो क्या है, वो डिस्कस करते हैं। हम न्यूज़ में बड़ी बार सुनते हैं कि FATF, पाकिस्तान FATF की वो ग्रे लिस्ट में आ गया है, ऐसा वैसा, तो वो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, बॉडी है जो पॉलिसी और स्टैंडर्ड सेट करती है, मतलब रूल्स बनाती है। अब ये किस चीज़ के डेडिकेटेड है, क्या काम करती है, किस चीज़ के लिए रूल्स बनाती है, तो ये कॉम्बैट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है उसके खिलाफ ये बॉडी है। बहुत सारी कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक इसके 40 मेंबर्स हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। ये जो बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये पॉलिसीज बनाती है, स्टैंडर्ड सेट करती है कि इन चीज़ों के साथ कैसे हमने कॉम्बैट करना है, ठीक है। और इस टाइम दो लिस्ट होती हैं इसकी, एक ब्लैक लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट होगी जो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे है, सेफ हेवन्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। ग्रे लिस्ट में थोड़ा सा कम रहता है इससे कंपैरेटिवली। अब इसमें ब्लैक लिस्ट में 4 कंट्रीज हैं, ईरान, इराक, सोमालिया और नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट हमारा इंडिया यूरेशिया के बारे में थोड़ा पढ़ना है। ये मैप है, आप देख लीजिए, ये यूरोप आ गया, ये एशिया आ गया। अब जो इनका कॉमन लैंड मास है बीच में, तो इसको हम यूरेशिया वाला एरिया कहते हैं, यूरेशिया वाला एरिया कहते हैं। अच्छा, बाकी कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव में ये रहता है द वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। तो इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ग्रिड सिस्टम डेवलप करें ग्लोबली, जो अपनी क्या कहते हैं सोलर की एनर्जी के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। बेसिक फोकस हमारा सोलर और विंड एनर्जी पे ही है। तो ताकि हम जो है क्लाइमेट चेंज के साथ, जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके साथ हम कॉम्बैट कर सकें, उससे उसको रोक सकें क्लाइमेट चेंज को। इसलिए जो है ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। किसने किया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया, फ्रांस, ये इसी के मेंबर हैं, और एक यूके, ये याद रखिएगा। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस देख लेते हैं क्या है। वही है जो सारी पीछे मैंने बातें की। हम कोशिश कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी जो है उसको टैप किया जाए, उसके उस एनर्जी को जो है कन्वर्ट करके हम अपने यूज़ में लाएं, ताकि हम क्लाइमेट चेंज के साथ लड़ सकें। किस किस का इनिशिएटिव है? इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव है। कितनी कंट्रीज हैं इसमें? 120 कंट्रीज हैं इसमें। ऑब्जर्वर स्टेटस जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, कहाँ पे? UNGA में। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। 120 मेंबर्स हैं, ऑब्जर्वर स्टेटस है UNGA में। इसका इनिशिएटिव है इंडिया फ्रांस का। बाकी वही आपको जो ऊपर डिस्कस किया, सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस देखने, सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस देखने के कैसे हम जो है वो क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो ऑब्वियसली प्रोड्यूस कर सकते हैं, कि ग्रिड सिस्टम हम डेवलप करें, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करें उसमें। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंटरनेट पे दी हुई है, कि ट्रॉपिक कंट्रीज जो हैं, जो ट्रॉपिक वाली कंट्रीज हैं वही अलाउड हैं क्या इसमें मेंबरशिप के लिए? नहीं, कंट्री जो है बियॉन्ड ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के जो नीचे, मतलब ऑब्वियसली सनराइज वाली कंट्री जो कहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा धूप पड़ती है, तो वही कंट्रीज यहाँ पे मेंबरशिप हो सकती है। नहीं, बाहर की भी हो सकती हैं, उनको बहुत सारे राइट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उन जो ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड कंट्री होंगी उनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। नेक्स्ट हमें इंडिया जापान के रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। ये आप मैप देख लेंगे, यहाँ जापान आ गया, इसके जापान और रशिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में CF जापान आ गई। चाइना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में येलो सी आ गई। जापान के नीचे ईस्ट चाइना सी आ गई, उसके साथ में फिलीपीन सी आ गई। बाकी आपने ये देखना है कि
एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो है, उसमें ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया को क्लोज लाने की, अफ्रीका के साथ क्लोज लाने का एम है उसका। मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपको याद रखनी है, इंडिया और जापान के बीच में कौन सी है, धर्मा गार्डियन, सिन्यू मैत्री और जिमेक्स। उसके बाद साइंस एंड टेक में जो है हमारा एक स्पेस मिशन हम कर रहे हैं, लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में मिलके हम काम कर रहे हैं। इसरो और जो जापान की एजेंसी है JAX से हम मिलके कोशिश कर रहे हैं, जायजा और इसरो, कि एक लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स ये लॉन्च किया जाए। मतलब ये चांद पे जाएगा, वहीं पे वो एक्सप्लोरेशन मिशन वगैरह जो भी होगा वो करेगा। ये किसके बीच में हो रहा है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स किसके बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच, इंडिया और जापान के बीच में, इसरो और जायजा। उसके बाद आपने याद रखना है, मुंबई अहमदाबाद रेल स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो है, इंडिया इंडिया के साथ जापान मिलके बना रहा है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। इंडिया इटली के रिलेशनशिप पे थोड़ा सा पढ़ना है। बस इसमें आप ये जान लीजिए कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इटली के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो G7 समिट में मिले थे, तो वहीं पे उनने वो बातें बातें की। तो जो भी है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ प्रीलिम्स के लिए, इटली जो है वो इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन में। जर्मनी, बेल्जियम और नेदरलैंड उससे ऊपर है। नेक्स्ट, इंडिया और इटली की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है जिनमें वो साथ होते हैं, एक है पैसिफिक एक्सरसाइज और एक है मिलान, ये नेवल एक्सरसाइजेज है। नेक्स्ट चीज़ ये कि इटली ने जो है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो है इंडिया का, उसमें साइंस एंड टेक वाला जो पिलर है उसको ज्वाइन किया है, प्लस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ज्वाइन किया है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ज्वाइन किया है, और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और आईमैक को भी ज्वाइन किया है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस नहीं पढ़ा हमने, बाकी सब पढ़ा है, ये भी पढ़ लेंगे हम बाद में। इंडेक्स इंडस एक्स इनिशिएटिव, 1 साल हो गया इसको पूरा हुआ। ये है क्या, ये एक इनिशिएटिव है इंडिया और यूएस के बीच में, जिसमें इंडिया और यू इसमें हम कोशिश करते हैं कि डिफेंस और जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट की जाए, और ज़्यादा फोकस डिफेंस इनोवेशन में। इसमें दोनों कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो रिसर्च और डेवलपमेंट पे बात करती हैं। बस आपको इतना याद रखना है इसमें। इंडेक्स गुरुकुल भी इसके साथ रिलेटेड है, इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है, ये चीज़ याद रखेंगे आप। इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया यूएस के डिफेंस कॉपरेशन में कुछ चीज़ें देखेंगे। 2016 में यूएस ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर जो है वो डेजिग्नेट किया था। कुछ एग्रीमेंट हुए हैं इंडिया यूएस के बीच में, बस इनका नाम देख लो। लमोवा 2016 में, कोमकासा 2018 में, बेका 2020 में, इतना ही ज़रूरी है। अच्छा, आईसेट जो है एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है टेक्नोलॉजी कॉपरेशन पे, इतना याद रखें। इसमें दोनों कमर्शियल और डिफेंस टेक्नोलॉजी आती है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। IPEF जो है हमने ये पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे इसकी मीटिंग हुई है, इसकी जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ आउटकम्स हैं, कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं। क्लीन इकोनॉमी एग्रीमेंट, फेयर इकोनॉमी एग्रीमेंट और कॉपरेटिव वर्क प्रोग्राम, इसमें ये चीज़ें हुई हैं। अभी ये जो हैं ये फंक्शनल नहीं हुए हैं, ठीक है। ये फोर्स में तभी आएंगे जब एटलीस्ट 5 जो IPEF के पार्टनर्स हैं वो उसको रेटिफाई, एक्सेप्ट और अप्रूव करेंगे। इसमें एक फंड भी जो है वो भी स्टार्ट किया गया है, कैटेलिटिक कैपिटल फंड। और इंडिया ने भी जो एग्रीमेंट्स हैं इनको फॉर्मली अभी साइन नहीं किया है। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको समझ आया होगा, मज़ा आ रहा है। इसी तरीके से हम सारा करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। हमारा जून का करंट अफेयर भी खत्म हो गया है, जून जुलाई अगस्त खत्म हो गया है। कल हम मई का करेंगे, और जैसे ही सितंबर की मैगजीन आएगी तो उसका भी इंटरनेशनल रिलेशन का करंट अफेयर कर लेंगे। दो दो एक दिन के बाद हमारी पॉलिटिकल ये इंडियन पॉलिटी की क्लासेस आएंगी। जस्ट नीड अ सजेशन कि डेली का आधे आधे घंटे वाला वीडियो ठीक है, या फिर एक 2-2.5 घंटे का मैराथन बना के 5-6 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट कर दिया जाए। प्लीज़ ये बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।